रामगढ़ में वोटिंग हुई और इमामगंज में 49.72% वोटिंग हुई। वहीं अगर तरारी की बात करें तो यहाँ पर 50.10% वोटिंग हुई। बात अगर बेलागंज की करें तो 53.45% वोटिंग हुई। तो वहीं रामगढ़ में 52.40% वोटिंग हुई। तो चारों सीट पर उपचुनाव संपन्न हो गए बिहार में। और बताते चले आपको, इमामगंज में 49.72% वोटिंग हुई तो तरारी में 50.10% वोटिंग हुई। और चारों सीट पर आपको बताते चले 6 बजे तक वोटिंग हुई और अब वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब नतीजे 23 तारीख को ही घोषित किए जाएंगे। तो आज एक और झारखंड का आदेश तो बिहार में भी उपचुनाव का जनादेश है। बिहार में 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज सीट पर। और उपचुनाव की वोटिंग जो है पूरी हो चुकी है। वोटर ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया है। दो 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल माने जा रहे 4 सीटों का उपचुनाव छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग की प्रक्रिया शाम के 6 बजे पूरी हो गई। शाम के 6 बजे तक चारों सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए। इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ चारों ही सीटों पर वोटिंग का प्रतिशत 50 के पार पहुंच गया। वोटिंग खत्म होते ही राजनीतिक दलों की ओर से जीत के दावे भी किए जाने लगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उपचुनाव की चारों सीटों पर जीत का दावा किया। और चुनाव हमको लगता है कि महागठबंधन के पक्ष में रहेगा और सब लोग जो है मौजूदा सरकार से परेशान हैं। तो दूसरी ओर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, चारों सीट पर एनडीए की जीत होगी। जनता ने अपना समर्थन एनडीए को दिया है। नहीं, बिहार में तो हम लोग सारा सीट जीत रहे हैं। बिहार का उपचुनाव कई मायने में खास है। 2020 में इन 4 में से 3 सीटें इंडी गठबंधन के पास थी, महज 1 सीट एनडीए के पास थी। ऐसे में इंडिया अलायंस के सामने अपनी सीटों को बचाने की चुनौती है, क्योंकि 1 सीट के नुकसान से भी बड़ा मैसेज जाएगा। दूसरी ओर एनडीए के पास खोने को कुछ ज्यादा नहीं। बिहार की 4 सीटों का ये उपचुनाव प्रशांत किशोर के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा की तरह है। इस चुनाव के नतीजे बताएंगे। चुनावी राजनीति में पहली बार किस्मत आजमा रही प्रशांत किशोर की पार्टी को बिहार की जनता ने स्वीकार किया या फिर नकार दिया। न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दरभंगा में एम्स के शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के स्पेशल बॉन्डिंग दिखी और सीएम नीतीश ने मंच पर पहुंचते ही पीएम नरेंद्र मोदी का झुककर के अभिवादन किया और दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे, तब तक गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। जम्मू कश्मीर के बाद बिहार देश का दूसरा राज्य है जहां दूसरा एम्स बनने जा रहा है। मौका था दरभंगा एम्स के शिलान्यास का। बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा एम्स का भूमि पूजन किया जा रहा है। लोगों की भीड़ उमड़ी थी। खुद पीएम मोदी शिलान्यास करने पहुंचे थे। साथ में मौजूद थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्री। विकसित भारत के संकल्प के शिल्पकार, हर भारतीय की प्रेरणा पुंज का करतल ध्वनि के जयघोष से वंदन करें, अभिनंदन करें। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जबरदस्त बॉन्डिंग दिखी। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के लिए पहली बार श्रद्धेय शब्द का इस्तेमाल किया, जो अब तक वे अटल बिहारी वाजपेयी के लिए करते रहे हैं। आज आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पर पधारे हैं।
जैसे ही भाषण खत्म कर सीएम नीतीश कुमार लौटे, उन्होंने झुककर मंच पर पीएम मोदी का अभिवादन किया। आजकल तो हर किसी का भी पकड़ लेते हैं, अधिकारी का पकड़ते ही हैं, तो प्रधानमंत्री का पकड़ लिया तो कौन सी बड़ी बात है। विपक्ष चाहे जो कहे, जेडीयू के नेता और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि ये दोस्ती अब नहीं टूटेगी। हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का रिश्ता कभी नीम नीम, कभी शहद शहद जैसा रहा है, लेकिन इस बार की दोस्ती कुछ ज्यादा ही दमदार दिख रही है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से शैलेंद्र कुमार और विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। दरभंगा में पीएम मोदी का मैथिली अंदाज सबको भा गया। पीएम मोदी ने मंच से मैथिली में सबको प्रणाम किया, फिर मिथिला की एक प्रचलित कहावत भी सुनाई, जिसके बाद दरभंगा के लोगों के चेहरे खिल उठे। आप भी देखिए पीएम मोदी का मैथिली अंदाज। सीता मैया कविराज विद्यापति के ई पावन मिथिला भूमि के नमन करे छी। ज्ञान धान पान मखान ये समृद्ध गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने आए पीएम मोदी का मिथिला की धरती पर अलग ही अंदाज दिखा। पीएम मोदी ने जब मैथिली भाषा में लोगों को प्रणाम किया, लोगों का अभिवादन किया, तो सबके चेहरे खिल उठे। पीएम मोदी का ये मैथिल अंदाज सबके मन को भा गया। राजा जनक, सीता मैया, कविराज विद्यापति के ई पावन मिथिला भूमि के नमन करे छी। ज्ञान धान पान मखान ये समृद्ध गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। दरभंगा में एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मिथिला की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा, मिथिलांचल में एक कहावत कही जाती है, पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान। पीएम ने जब ये कहावत सुनाई तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। दरभंगा के बारे में कहा जाता है, पग पग पोखरी माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान। इससे पहले जब पीएम मोदी दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने पहुंचे तो प्रधानमंत्री का पारंपरिक तरीके से मखाना की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पीएम मोदी को मिथिला पेंटिंग भी भेंट की। दरभंगा एम्स का शिलान्यास कर पीएम मोदी ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया। बिहार देश का दूसरा राज्य है जहां 2-2 एम्स की सौगात मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दरभंगा में पीएम मोदी ने एम्स की आधारशिला रखने के साथ साथ दरभंगा को स्वास्थ्य के साथ ही रोड, रेल और गैस के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने बिहार को 12,100 करोड़ की परियोजना की सौगात दी। एक तरफ देश के कई जगहों पर चुनाव हो रहा था, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा की धरती से दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को करोड़ों की लागत से बनने वाली योजनाओं की सौगात दे रहे थे। दरभंगा में शोभन बाईपास पर पीएम मोदी ने बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण की आधारशिला रखी। इस खास मौके पर बिहार के राज्यपाल के साथ ही सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। पीएम ने बिहार को कुल 12,100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें दरभंगा एम्स का निर्माण भी शामिल है, जो 1,260 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। एम्स जो बन जाएगा यहाँ, इसके बाद समझ लीजिए कि दरभंगा शहर का और विस्तार होगा। पीएम मोदी ने मिथिला को स्वास्थ्य के साथ ही रोड, रेल और गैस के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी, जिसमें
5070 करोड़ की लागत से एनएच परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। इसके अलावे 1740 करोड़ की रेल परियोजना का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। 1520 करोड़ की रेल परियोजना राष्ट्र को पीएम ने समर्पित किया। साथ ही 4020 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की आधारशिला भी रखी गई। 12,000 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें रोड, रेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी, लेकिन इसमें दरभंगा एम्स का निर्माण सबसे अहम है, जिससे बिहार ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ ही नेपाल के लोगों को भी इलाज में मदद मिलेगी। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से शैलेंद्र कुमार और विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनकी वजह से ही दरभंगा में एम्स बना। शोभन में एम्स के लिए जमीन देने के बाद केंद्र सरकार ने मना कर दिया था, लेकिन उन लोगों के अड़े रहने से केंद्र को झुकना पड़ा। तेजस्वी के दावे पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पलटवार किया। संजय झा ने तेजस्वी पर झूठा क्रेडिट लेने का आरोप लगाया है कि लगातार केंद्र की टीम भी आई थी, उन लोगों ने तो मना कर दिया था, लेकिन दोबारा हम लोगों ने चिट्ठियां, मांडविया जी थे उस समय स्वास्थ्य मंत्री, उनको हम लोगों ने लगातार चिट्ठी भेजा कि भाई शोभन में ही बनना चाहिए ताकि दरभंगा का विस्तार भी हो सके। तो देखिए, सब तो काम जमीन तो मेरा ही दिलाया हुआ है, अब इससे कोई नकार नहीं सकता। जिसको सबूत चाहिए उसको हम सबूत भी ला करके दे देंगे, और लोग जान भी रहे। का क्या रोल है भाई? 2015 के बजट में बिहार को दूसरा एम्स मिला और 2018 में भारत सरकार ने कैबिनेट से पास करके दरभंगा में एम्स बने वो तय किया, और नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया, और दरभंगा में एम्स बने वो नीतीश कुमार जी ने तय किया। समाधान यात्रा जब कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, उस समय जहां आज कार्यक्रम हुआ है उस स्पॉट पे गए और उन्होंने वहां स्पॉट पे तय किया। वो तो थे भी नहीं वहां, वो क्या है? मुख्यमंत्री तय किए ना, मैंने तो बता। तेजस्वी यादव के दरभंगा एम्स पर दिए बयान पर राजनीति तेज हो गई है और बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। तो वहीं शिलान्यास में 8 साल की देरी पर कांग्रेस नेता ने सवाल उठाए और उम्मीद जताई कि दरभंगा एम्स जल्द ही काम करना शुरू कर देगा। मानसिक बीमारी हो गई है क्या? हर चीज का क्रेडिट लेने की फिराक में रहते हैं। अरे भाई, दरभंगा एम्स की घोषणा माननीय मोदी जी ने 2015 में ही कर दिया था कि दरभंगा में एम्स बनेगा, और जिस जमीन पर आज उसकी आधारशिला रखी गई है, आप तो वहां बनने का विरोध करते थे उसका। आप याद करिए ना, क्यों इतना झूठ बोलते रहते? आप कहीं हैं इसमें 3 में कि 13 में? भाई, हम तो पहले कहते थे ना, जैसे लाल कपड़ा और सांड का संबंध होता है, उसी प्रकार माननीय तेजस्वी जी और विकास का संबंध है। तो विकास वो देख ही नहीं सकते हैं, दिक्कत है, बहुत बड़े प्रॉब्लम में है कि भाई एम्स कैसे, दूसरा एम्स कैसे बन गया बिहार में। इसीलिए तो वो डीएमसीएच पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अरे 2 अस्पताल हो जाएगा, गांव, गरीब, किसान, नौजवान के स्वास्थ्य की चिंता यदि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो उनको दिक्कत क्या है? पूरे मिथिलांचल के लिए आज खुशी की बात है कि अंततः केंद्र सरकार की नींद खुली और दरभंगा में एम्स के लिए शिलान्यास किया गया। कांग्रेस यह जानना चाहती है कि 8 साल लग गए शिलान्यास होने में, क्या निर्माण कार्य में भी इतना ही समय लगेगा या निर्माण जल्दी? भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह से 50 लाख की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी के बाद सनसनी मच गई। हालांकि पुलिस ने रंगदारी मामले में एक आरोपी को भोजपुर से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि अक्षरा से इतनी दुश्मनी क्यों? अक्षरा सिंह से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को लेकर फिर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अक्षरा से
50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। 2 दिन के भीतर रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। धमकी मिलने के बाद अक्षरा सिंह ने दानापुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आवेदन में उनके हिसाब से जो लिखा गया कि हमें धमकी दी जा रही है, साथ ही साथ हमसे 50 लाख रुपए भी मांगे जा रहे हैं, तो इसमें हम आज ही तुरंत एक्शन लेंगे। जरूरत हुई तो FIR करेंगे इसमें और जल्दी से जल्दी इसका अनुसंधान पूर्ण करेंगे। एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने आरा से एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया है। उसे पटना लाकर पूछताछ की जा रही है। अक्षरा सिंह भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री हैं। अक्षरा एक्टर के साथ मशहूर सिंगर भी हैं। बिग बॉस सहित कई रियलिटी शो में अक्षरा हिस्सा ले चुकी हैं। अक्षरा की बिहार की सियासत में भी दिलचस्पी है, तभी वो जनसुराज के साथ जुड़ चुकी हैं। अक्षरा को भोजपुरी की सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में गिना जाता है। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। पटना के आसरा गृह में फूड पॉइजनिंग से 2 लड़कियों की मौत हो गई। 9 लड़कियों का गंभीर हालत में PMCH में इलाज जारी है। आसरा गृह की इस घटना के बाद हर कोई सन्न है। सवाल यह है कि लड़कियों को मौत की खिचड़ी खिलाने का जिम्मेदार आखिर कौन है? पटना के आसरा गृह में बड़ी लापरवाही सामने आई है। पटेल नगर में आसरा गृह में खिचड़ी खाने के बाद 2 लड़कियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 9 का गंभीर हालत में PMCH में इलाज चल रहा है। सभी आसरा गृह में गंदा खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। आसरा गृह में 30 से ज्यादा लड़कियों ने खिचड़ी खाई थी। आसरा गृह में 2 लड़कियों की मौत पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्शन में है। बाल संरक्षण आयोग ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत ही दुखद घटना है। आयोग ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। आप जानते हैं कि हम लोग अभी बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह की तैयारी में लगे हैं, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये मामला है। आज ही आयोग की टीम वहां जाएगी और इस मामले की तह तक जाकर हम लोग जो भी इसके लिए जरूरी निर्देश होंगे, जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे। आसरा गृह में 2 लड़कियों की मौत के बाद पटना जिला प्रशासन ने जांच के लिए टीम का गठन कर दिया। इस पूरे मामले में एजेंसियों की लापरवाही सामने आई है। फिलहाल आश्रय गृह में जितनी लड़कियां हैं उनके लिए एम्बुलेंस और पुलिस टीम 24 घंटे के लिए तैनात कर दी गई। PMCH में एडमिट लड़कियों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। 10 तारीख को आशा गृह शेल्टर होम से कुछ बच्चियां आई थी। 2 मोहिनी कुमारी और गीता कुमारी, ये दोनों तो इलाज के दरमियान इन दोनों की मृत्यु हो गई और बाकी 11 मरीज जो हैं वो स्टेबल हैं, सब ठीक हैं, जिसमें से एक। अब इसमें क्या है कि कमेटी गठित की गई है जिलाधिकारी महोदय द्वारा और वो जो भी है वो प्रक्रियाधीन है। आसरा गृह में फूड पॉइजनिंग से 2 लड़कियों की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये लापरवाही बहुत भारी है। आसरा गृह में मौत की खिचड़ी खिलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी इस देश का नमक खाते हैं और जब अमेरिका जाते हैं तो विदेश की धरती से अपने देश के खिलाफ बोलते हैं। जनता तो एक बात समझ गई कि इंडी गठबंधन जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, देश विरोधी ताकत के साथ मिलकर देश को खतरनाक रास्ते पे ले जाने की राजनीति और जिस तरह से इस देश का नमक खाकर राहुल गांधी अमेरिका के धरती पर जाकर हिंदुस्तान के बारे में ही खिलाफ में बोलते हैं, तो ऐसे नेता को पूरा देश पहचान गया कि ये लोग अपने राजनीति की दुकानदारी चलाने के लिए किसी भी हद तक, यहां तक कि देश विरोधी ताकत से भी हाथ मिला सकते हैं। विधान परिषद की तिरहुत स्नातक सीट से आरजेडी उम्मीदवार गोपी किशन ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया और नामांकन के बाद गोपी किशन ने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि यहां किसी का कोई किला नहीं है और सारे किले जनता ने ध्वस्त कर दिए। उन्होंने कहा कि गीदड़ की खाल पहनकर लोग खुद को बाघ बताते हैं।
मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र में कोई गढ़ नाम की चीज़ होती है या होना शोभनीय भी है। अगर कोई गीदड़ का खाल पहन के अपने आप को बाघ करने लगे, टाइगर कहने लगे, तो वो जनता को चैलेंज करने वाली बात है। जनता चुनती है, जनता अपने दुख और अपने समस्याओं का निवारण करने के लिए अपना एक साथी चुनती है जो सदन में उनका समस्याओं का निराकरण करते हैं। लोकतंत्र की यही एकमात्र परिभाषा है।